दिल्ली स्थित भारत मंडप में हुई 10वीं नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी हुए बैठक में शामिल। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा सरकार पर निशाना। कहा युवाओं के भविष्य की कर दी भ्रूण हत्या, सरकारी नौकरी पाए युवाओं के भविष्य पर लटकी तलवार। हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयोग में की 5 नियुक्तियां। अमरजीत सिंह, करमबीर सैनी, नीता खेड़ा, प्रियंका थोपड़ा, संजय बदान को बने राज्य सूचना आयोग के नियुक्ति के आदेश जारी। लाखेड़ी में जोहर में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। मुर्गियों के पीछे भागते वक्त हुआ हादसा। अपनी मां के साथ नानी के घर आया था मासूम। और पलवल से पकड़े गए 7 बांग्लादेशी लंबे समय से गांव उठावी स्थित ईंट के 2 भट्टों पर कर रहे थे काम। सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से थे भारत में दाखिल। और भिवानी के एक निजी स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में लगी आग। बच्चों की छुट्टी होने की वजह से नहीं हुआ कोई हादसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आग पर पाई काबू। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। शनिवार को दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में जोरदार बारिश हुई। वहीं हरियाणा के 7 जिलों हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और जींद, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में तेज तूफान के साथ भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। फतेहाबाद में सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। वहीं अंबाला में आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके चलते जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार रात को पाकिस्तान से होते हुए तूफान ने हरियाणा में प्रवेश किया, जिसके चलते 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल सहित अन्य जिले शामिल हैं। रविवार को पंचकुला और इसी के साथ साथ अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पानीपत में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में जोरदार बारिश हुई थी। और बात कर लेते हैं, 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में अगले 3 दिन मौसम का मिश्रित प्रभाव रहेगा। 26 और 27 मई को पंचकुला और इसी के साथ साथ अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत में 25% तक बारिश की संभावना है। 28 मई को बारिश का दायरा बढ़ेगा, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल सहित 16 जिले प्रभावित हो सकते हैं। और इसके साथ ही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में 26 मई को हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 27 मई को 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा, लेकिन 28 मई को हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का अलग अलग जगह से जायजा लेने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है। चलिए सीधे लिए चलते हैं कालावली, जहां से जगदीश प्रजापति मौजूद है हमारे साथ। फरीदाबाद में ये चलते हैं जहां मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जगदीश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, 16 जिलों को लेकर अगर बात कर ले तो अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी तूफान, बारिश, कलाई, ऐसे अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? कल की बात करें तो कल हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। सिरसा जिला में टेम्परेचर जो अरावली के साथ बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर जो पार कर चुका था। कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर टाइट रही बची थी, लेकिन देर रात्रि करीब 8 बजे तेज अभी जो पाकिस्तान से होती है, पंजाब से होती हुई सिरसा जिला में तेज हवा के साथ रात को करीब 8 बजे जो बारिश जब बारिश हुई तो इससे कहीं ना कहीं रात जो मिलती नजर आई, लोगों को हीट वेव से कहीं ना कहीं बाहर होकर नजर आए। आज अगर बात की जाए तो सुबह की तो ठंडक जो है सुबह
लोगों ने महसूस की कहीं ना कहीं गर्मी की और रात मिलती लग रही है। देर अपनी आई बारिश से राज्य के भारत देखा गया कि मंडी की जो कारावली मंडी और तीसरा जिला की पूरी बात कर रहे हैं तो बिजली कहीं ना कहीं बारिश रही है और सुबह करीब 8 बजे से बिजली प्रभावित हुई। सुबह 10 बजे बिजली आई। कहीं ना कहीं लोगों का दिन अस्त जरूर देखा गया तो शिक्षा में कई जगहों पर देखा गया कि जल भराव की स्थिति थी। कालावली की बात करें तो कालावली के इस ग्राम क्षेत्रों की बात करें तो किसान जो धरती को पड़े उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं रोक जो है देखने को मिली क्योंकि बात है क्योंकि लहरबंदी के कारण पानी फसल को मिल नहीं पा रहा था। नरमा कपास की फसल जो दिन की बदलाई की हुई है तो कहीं ना कहीं पानी की जरूरत महसूस हो रही थी लेकिन थोड़ी हल्की जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली है। और वही बात करें आम लोगों से तो आम लोगों को भी जल्दी से राहत मिलती नजर आई है। सपना ठीक है, देखिए 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है तो क्या आंधी तूफान के दौरान कोई जान माल की हानि हुई हो, ऐसी कोई तस्वीर? सपना बिल्कुल तेज आंधी थी लेकिन मौसम विभाग की ओर से पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था लेकिन कहीं ना कहीं जान माल की नुकसान जो नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं आम जो दुकानों के शेड पे ट्रेड जो है कहीं ना कहीं जरूर रोडों पर गिरे हैं। लोगों का जीवन आश्चर्य जरूर होता लग रहा है। छोटे मोटे नुकसान आंधी के कारण जरूर देखे गए हैं। सपना बिल्कुल, जल भराव की अगर बात कर ले तो जल भराव कितनी है और किस जगह सबसे ज्यादा है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? जगदीश सपना बिल्कुल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से हर बार जो है दावे किए जाते हैं कि बारिश आएगी तो पानी निकासी का जो प्रबंध कर लिया गया है लेकिन जब भी बारिश होती है 10 mm बारिश हो जाती है तो जल भराव देखा जाता है। लेकिन कालावली में देर रात की बारिश हुई थी तो समय अधिक मिल गया था लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात करें जल स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी ओर से पानी निकाल दिया गया। कहीं भी जल भराव की स्थिति कालावली क्षेत्र में नहीं देखी गई लेकिन अगर फतेहाबाद की बात करें तो कई अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर जल भराव देखा गया। दिल्ली एनसीआर के साथ दिल्ली एनसीआर में भी जल भराव है जो इसकी खबरें सामने आ रही है। कई जगह पर तो गाड़ियां जो है डूबती देखी गई है। इस तरह की पूरे आ रहे हैं कई जिलों में देखी गई। मोनू पांचाल के पास चल लेते हैं। मोनू, देखिए लगातार बारिश की वजह से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 27 और 26 मई को भी देखिए बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अभी क्या कुछ तस्वीरें फरीदाबाद की है? देखिए सपना जिस तरीके से जो है बीती रात की बात की जाए तो बीती रात जो है भारी तूफान जो है वो आंधी यहाँ पर जो है वो चली और रात के समय जो है झमाझम बारिश हुई और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो कई 16 जिलों में किया हुआ है कि भारी तूफान जो है वो आंधी चलेगी उसके साथ साथ बारिश भी मूसलाधार बारिश होगी। कई जगह से जो है सपना ओड़े भी जो है वो कंकड़ जो है वो भी यहाँ पर पड़ते हुए दिखाई दिए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो आम लोगों की जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार जो है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था तो उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर यहाँ पर लोगों को मिली है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है 47 जो है डिग्री तापमान जो है वो यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। लोगों को बाहर निकलने में जो काफी परेशानी होती थी लेकिन जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने जो घोषणा की है उसके अनुसार जो है वो लगातार बारिश और तूफान वो जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ आम जन लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर सपना यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है लेकिन उसके साथ साथ बात की जाए तो काफी समस्याओं से यहाँ पर बिल्कुल लौटती हूँ आप दोनों के पास, लेकिन उससे पहले देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री जो है मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हैं और हर महीने के लास्ट रविवार को यानी कि अंतिम रविवार को वो देश को संबोधित करते हैं और हमेशा नई नई ऐसी चीजें बताते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि देश हित में होता है। और आज भी देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए देखिए तमाम जिलों में बड़े बड़े प्रोजेक्टर भी लगाए जाते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं और इसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी नेता है सभी सुनते हैं और उसके जरिए 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 2400 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गिर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे
लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2-3 दिन पहले ही मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य, वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पैसे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहां केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहां जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाए तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी, उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है
और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं। बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित किया है। हमने देखा है, अलग अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई। ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहां एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शहर की आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में योग संस्कृति को विकसित करना है। इस अभियान के तहत योग करने वाले 10 लाख लोगों का एक पूल बनाया जा रहा है। मुझे इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे जानकर अच्छा लगा, इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉर्पोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गांवों में जाकर योग सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की ये जागरूकता मुझे बहुत आनंद देती है। साथियों, योग दिवस के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। कल ही यानी 24 मई को WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, आपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। CBSE की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी
बड़ा पॉजिटिव होगा। बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कई अभिभावकों ने इसे सराहा है और मेरा मानना है ऐसी पहल दफ्तरों, कैंटीनों और संस्थानों में भी होनी चाहिए। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रांग इंडिया की नींव है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत की बात हो और मन की बात के श्रोता पीछे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने अपने स्तर पर इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल के बारे में बताना चाहता हूं जहां स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी मात दे दी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो, और फिर भी वो व्यक्ति वहां सफाई में जुटा हो। ऐसा ही कुछ किया है हमारी आईटीबीपी की टीमों के सदस्यों ने। ये टीम माउंट मकालू जैसे विश्व की सबसे कठिन चोटी पर चढ़ाई के लिए गई थी। पर साथियों, उन्होंने सिर्फ पर्वतारोहण नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य में एक मिशन और जोड़ा, स्वच्छता का। चोटी के पास जो कचरा पड़ा था, उन्होंने उसे हटाने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना कीजिए, 150 किलो से ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टीम के सदस्य अपने साथ नीचे लाए। इतनी ऊंचाई पर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जहां संकल्प होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथियों, इसी से जुड़ा एक और जरूरी विषय है पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग। हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम, गुरुग्राम ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। कोई रिसाइकल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। जालना जैसे शहरों में कुछ स्टार्टअप 100% रिसाइकल मटेरियल से पैकेजिंग रोल और पेपर कोर बना रहे हैं। आप ये भी जानकर प्रेरित होंगे, 1 टन कागज की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। अब सोचिए, जब पर्वतारोही इतने कठिन हालत में कचरा वापस ला सकते हैं, तो हमें भी अपने घर या दफ्तर में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। जब देश का हर नागरिक ये सोचेगा कि देश के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तभी मिलकर हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहां कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। साथियों, इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने
ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र के साईराज परदेशी ने तो 3 रिकॉर्ड बना डाले। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार बिहार ने भी 36 मेडल्स अपने नाम किए। साथियों, जो खेलता है वही खिलता है। यंग स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए टूर्नामेंट बहुत मायने रखता है। इस तरह के आयोजन भारतीय खेलों के भविष्य को और संवारने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया, यानी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला एपिसोड था, जिसके जरिए उन्होंने देश को संबोधित किया और तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर जिक्र किया, किस तरह से खिलाड़ियों का भविष्य होगा। इसी के साथ साथ एक सुंदर सी बाणी कि जो खिलाड़ी के लिए उन्होंने बोला कि जो खेलेगा वो खिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।